सो हेलो दोस्तों, आज इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का दैट इज़ मशीन्स, इनफैक्ट इसको कहा जाता है सिंपल मशीन्स, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, सिंपल मशीन्स क्या होते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। रुक, सो यहाँ पे इफ़ यू सी दिस मैन इज़ ट्राइंग टू लिफ्ट अ हैवी स्टोन। राइट, उसको वो मूव करना चाहता है, तो डायरेक्टली स्टोन को उठाने से अच्छा ही इज़ यूजिंग दिस रॉड। आई कैन से ये आयरन की रॉड है या किसी मटेरियल से बनी होगी, स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनी होगी। सो मान लेते हैं ये आयरन की रॉड है जिससे वो उसको लिफ्ट कर रहा है। नाउ दिस कैन बी ईजीली डन, राइट, विद दिस यूजिंग दिस रॉड। अगर हम ये रॉड यूज़ नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। शायद हम विदाउट दिस रॉड इस स्टोन को उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? बट इस रॉड को यूज़ करके हम लोग इस काम को एक अच्छे तरीके से और एक इजी तरीके से कर पा रहे हैं, मतलब एक कन्वीनियंट वे में हम कर पा रहे हैं। वैसे मशीन्स का काम एक ही है, हमारे लिए कन्वीनियंस क्रिएट करना, तभी तो हमने मशीन्स को बनाया है। राइट, सो दिस सिंपल सी एक रॉड, फॉर मी इट इज़ अ मशीन, because using this I'm able to do a work in a convenient way. राइट, इस हैवी स्टोन को अगर मैं उठाने जाऊँ, आई वोंट बी एबल टू पिक इट अप, इट्स सो हैवी। राइट, आई मे नॉट बी एबल टू पिक इट अप और मूव इट फ्रॉम इट्स प्लेस, बट यूजिंग दिस रॉड आई कैन डेफिनेटली मूव दिस स्टोन। ठीक है, सिमिलरली यू कैन लुक हियर, दिस हैवी लोड without the pulleys, this is a simple machine, this is pulley, right? Without the pulley, इस लोड को अगर उठाने जाऊँ, it's gonna be a very tedious and very difficult work. बट यूजिंग दिस मशीन, राइट, इस मशीन को पुली कहा जाता है, इस मशीन को यूज़ करके आई एम एबल टू लिफ्ट दिस लोड, है कि नहीं? वैसे ही आप देखोगे इस सॉइल को उठा के टर्न अप करना, इट इज़ वी आर डूइंग इट यूजिंग अ सिंपल मशीन। फॉर मी ये जो स्पेड है हमारा, ये एक सिंपल मशीन है। राइट, इसको यूज़ करके हम कोई काम एक कन्वीनियंट वे में कर पा रहे हैं। राइट, इवन लिफ्टिंग अ हैवी कार, राइट, कार को लिफ्ट करना व्हेन द टायर गेट्स पंचर्ड और समथिंग, सो उस दौरान भी इस कार को ऊपर उठाने के लिए हम डायरेक्टली उसको उठाते नहीं हैं, उसको डायरेक्टली हम लिफ्ट नहीं करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं ये जैक। राइट, सो फॉर मी दिस इज़ अ जैक, जिसको मैं एक कन्वीनियंट तरीके से मैं उसको फोर्स लगा रहा हूँ, एंड आई एम एबल टू लिफ्ट द कार। ठीक है, अदरवाइज आई वुडंट बी एबल टू लिफ्ट द कार विदाउट जैक, है कि नहीं? सो दीज आर वेरी सिंपल काइंड ऑफ मशीन्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे this wrench is helping us to open a nut, right? So without this, can you imagine opening a nut with your fingers? Absolutely not. तो इसको भी ये भी एक मशीन हुई हमारे लिए, जिससे हम हमारा काम बहुत कन्वीनियंट और इजी तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक है, सो मशीन्स पे आ जाते हैं। तो मशीन्स का बेसिकली जो काम है, जो कन्वीनियंस देने का काम है, वो हमने चार कैटेगरीज में या चार डिफरेंट फंक्शंस हमने आइडेंटिफाई किए हैं मशीन्स के। पहला, कोई भी मशीन जो होगी उसका पहला फंक्शन, जो पहला यूज़ जो होगा, इट इज़ इन लिफ्टिंग अ हैवी लोड। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बड़े से स्टोन को, एक बड़ी सी कार को उठाने की कोशिश की, डायरेक्टली तो नहीं उठा पाते, बट मशीन को यूज़ करके हम बहुत ईजीली इतने हैवी लोड को उठा पा रहे हैं। राइट, वी आर एबल टू लिफ्ट दैट। सो इन लिफ्टिंग अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग अ लेस एफर्ट, ज़्यादा फोर्स ना लगा के कम फोर्स में आई एम एबल टू अप्लाई द एंटायर कार, है कि नहीं? तो कार को लिफ्ट करने के लिए मुझे इतना ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं लग रही, मैं थोड़ा सा फोर्स लगा रहा हूँ और कार लिफ्ट हो जा रही है। सो मशीन का काम है, इट शुड हेल्प अस, राइट, टू लिफ्ट द हैवी लोड, राइट, इन लिफ्टिंग अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट कम लगा के आई एम एबल टू लिफ्ट अ हैवी लोड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ जैक इज़ यूज टू लिफ्ट अ कार, अभी अभी हमने देखा अ जैक इज़ यूज टू लिफ्ट अ कार। अ बार इज़ यूज टू लिफ्ट अ हैवी स्टोन, अभी अभी हमने देखा हैवी स्टोन को मूव करने के लिए हमने एक आयरन रॉड यूज़ कर दी थी। ठीक है, उसको बार कहेंगे। अ स्पेड इज़ यूज टू टर्न द सॉइल, राइट, जस्ट नाउ वी सॉ इट, राइट, दिस इज़ अ स्पेड, द स्पेड इज़ यूज टू टर्न द सॉइल वंस अगेन। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। इवन पुली आर यूज्ड टू लिफ्ट अ हैवी लोड। सो पुली सिस्टम जो होता है, जैसे ये पुली है, दीज पुलीज विल हेल्प अस टू लिफ्ट अ वेरी हैवी लोड, राइट। सो ये सारे मशीन्स, ये
even this, these all machines, these all are simple machines, कोई complex machines नहीं है, simple machines है, but they are able to lift a heavy load, and for that I have to apply a very small effort. ठीक है, so पहला function जो है in lifting a heavy load by applying a small effort. ठीक है, दूसरा मशीन का काम होता है राइट इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट. एफर्ट क्या होता है, जब हम हमारे फोर्स को मशीन के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तभी तो मशीन काम करती है कि नहीं. जैसे अगर मुझे जैक को यूज़ करके कार को लिफ्ट करना है, सो आई हैव टू अप्लाई द फोर्स, राइट. द फोर्स दैट यू अप्लाई ऑन द मशीन इज़ कॉल्ड एफर्ट. ठीक है, ये देखो यहाँ पे. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज आई एम अप्लाइंग अ फोर्स हियर, राइट. ये मेरा फोर्स है, राइट. इसको हम एफर्ट कहेंगे. आई एम अप्लाइंग अ फोर्स हियर, दिस इज माय एफर्ट. यहाँ पे इसको लिफ्ट करने के लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई द फोर्स हियर, तो आई एम अप्लाइंग द फोर्स हियर, तो इसको भी हम एफर्ट कहेंगे. कार को पिक करने के लिए जहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, जैक के ऊपर मैंने फोर्स लगाया है, इस फोर्स को मैं कहूँगा एफर्ट. ठीक है, सो एफर्ट इज द फोर्स विच यू अप्लाई टू डू सम वर्क, yes or no, and that effort, that force that you apply, it is applied on the machine, right, and the machine is applying force on the body and that is called load. ठीक है, इस केस में मुझे कार को पिक करना है तो कार मेरा लोड है और जो मैं फोर्स लगाऊंगा उसको एफर्ट कहते हैं. जैसे यहाँ पे picking up this soil का quantity, this entire mass of soil is load for me, and the force which I am applying on this spade, it is effort, right. यहाँ पे भी आप देखोगे ये स्टोन को मुझे अपनी जगह से लिफ्ट करना है तो दिस इज़ माई लोड, बिकॉज लोड को मूव करना है बाय अप्लाइंग अ स्मॉल एफर्ट यहाँ पे. ठीक है, सो द फोर्स विच आई अप्लाई ऑन द मशीन इज कॉल्ड एफर्ट एंड द मशीन अप्लाइज द फोर्स ऑन द लोड. ठीक है, सो हम मशीन पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स मशीन जो है वो लोड पे फोर्स लगाती है कि नहीं. ठीक है, वेल सो इतना तो समझ में आ गया, राइट. अब सेकेंड पॉइंट जो कह रहा है, इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट, है कि नहीं. हमारा जो एफर्ट है एक कन्वीनियंट पॉइंट पे लगाने के लिए मशीन यूज़ हो जाती है. जैसे इन सारे एग्जांपल्स में आपने देखा होगा, राइट, डायरेक्टली यहाँ पे एफर्ट लगाने से अच्छा मैंने एफर्ट यहाँ पे लगाया, है कि नहीं. तो मेरे को जहाँ पे एफर्ट लगाना था मैं वहाँ पे नहीं, मशीन को यूज़ करके मैं एक कन्वीनियंट जगह पे फोर्स लगा पा रहा हूँ, राइट. मैं एफर्ट लगा पा रहा हूँ जिससे मेरा काम हो रहा है. जैसे यहाँ पे भी मुझे अगर स्टोन को लिफ्ट करना है तो मुझे यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ता, उसको ऐसे उठाना पड़ता. अब मैं यहाँ पे इसको एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं एफर्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैं फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ, राइट. सो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट शुड हैव बीन हियर विदाउट द मशीन, राइट. बट with using a machine I am able to change the point of application of effort to a convenient point, है कि नहीं. जहाँ पे मुझे एफर्ट लगाना था वो मैं कन्वीनियंट पॉइंट पे लेके आके लगा रहा हूँ. ठीक है, जहाँ पे मुझे लगाना चाहिए था मैं वहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, मशीन को यूज़ करके अपने कन्वीनियंट जगह पे लगा रहा हूँ. जैसे इस हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए मुझे एफर्ट यहाँ पे लगाना पड़ता, वो भी ऊपर की डायरेक्शन में, राइट. अब मैं एफर्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ. सो आई हैव शिफ्टेड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट. जो मुझे एफर्ट लगाना है वो डायरेक्टली लोड के ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, मैं उसको कहीं और लगा रहा हूँ, कन्वीनियंट पॉइंट पे लगा रहा हूँ. ठीक है, सो मशीन का ये भी एक एडवांटेज हुआ. इनफैक्ट एक और एडवांटेज है मशीन का. मशीन को यूज़ करने से हुआ क्या कि मुझे जो फोर्स था मुझे वो ऊपर की तरफ लगाना था, है कि नहीं. अगर इस मुझे लोड को उठाना है, राइट, सो आई हैव टू लिफ्ट इट अप, तो आई हैव टू अप्लाई लॉट ऑफ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट. बट using this simple machine I am able to apply the force in the downward direction, है कि नहीं. मैं एफर्ट नीचे की डायरेक्शन में लगा रहा हूँ और लोड ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है. मतलब मशीन इज ऑल्सो हेल्पिंग अस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, है कि नहीं. इस बॉडी को लिफ्ट करने के लिए मुझे ऊपर फोर्स लगाना पड़ता, बट यूजिंग दिस मशीन मैं एफर्ट नीचे लगा रहा हूँ. ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे स्टोन को लिफ्ट करना है तो मुझे इस स्टोन को उठाने के लिए फोर्स बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता ऊपर के डायरेक्शन में, है कि नहीं। बट अभी इस स्टोन को लिफ्ट करने के लिए मैं फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, मतलब एफर्ट नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, है कि नहीं। सो मशीन को यूज़ करके हम एक हैवी लोड को लिफ्ट कर सकते हैं स्मॉल एफर्ट से। दूसरा, हम मशीन को यूज़ करके हमारा जो एफर्ट है उसको हम कन्वीनियंट पॉइंट पे शिफ्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। इधर ना लगा के हम इधर लगा रहे हैं। और यूजिंग अ मशीन हम लोग हमारे एफर्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इसको लिफ्ट करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगता था, लेकिन मशीन यूज़ करके, ये सिंपल मशीन यूज़ करके मैं फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, फिर भी वो लोड लिफ्ट हो रहा है। आई बात समझ में। सो इट्स वेरी इजी, राइट। यहाँ पे भी एफर्ट को यहाँ पे लगाने से अच्छा मैंने एफर्ट यहाँ पे लगाया, राइट। सो कन्वीनियंट पॉइंट पे शिफ्ट हो गया हमारा एफर्ट, और ऑल्सो डायरेक्शन भी बदल गया। यहाँ पे मुझे एकदम ऊपर की तरफ लगाना पड़ता, यहाँ पे मैं इस तरह से एफर्ट लगा रहा हूँ, एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। आर यू गेटिंग इट, राइट। यहाँ पे भी मैं इसको लिफ्ट करने के लिए एफर्ट यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में लगाना पड़ता, मुझे ऐसे ऊपर उठाना पड़ता। बट अभी मैं इसको नीचे सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, इससे मेरा लोड ऊपर उठ रहा है, राइट। सो इवन द मशीन इज यूज्ड इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसको एफर्ट कहते हैं, हम जो काम कर रहे हैं। सो एफर्ट का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर रहा है एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में। ऊपर की तरफ फोर्स लगाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। किसी को नीचे की तरफ फोर्स लगाना बहुत अच्छा है, राइट, बहुत ईजी तरीके से करा सकता है वो, ठीक है। वी कैन यूज़ द एडवांटेज ऑफ ग्रेविटी, है कि नहीं। ग्रेविटी की मदद हो जाती है उस लोड को लिफ्ट करने के लिए, इफ़ वी गेट अ चांस टू लिफ्ट अ लोड बाय अप्लाइंग द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, हाँ कि ना, ठीक है। एंड द लास्ट important function of a machine should be it is used to help obtain the gain in speed। कोई भी काम फास्ट करने के लिए मशीन यूज़ हो जाता है, राइट। सो देखो दोस्तों यहाँ पे, सो फॉर ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड द ग्रेटर मूवमेंट ऑफ द लोड बाय स्मॉलर मूवमेंट ऑफ द एफर्ट को मैंने कम मूव किया लेकिन लोड बहुत ज़्यादा मूव हुआ, यस और नो। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल और फंक्शन, आई वुड से फंक्शन ऑफ अ मशीन, राइट। लेट्स सी यहाँ पे क्या दिखा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है व्हेन अ पेयर ऑफ सीजर्स इज यूज्ड टू कट अ क्लॉथ। नाउ किसी भी क्लॉथ को सीजर से कट करोगे तो आप जो है आप बस इतना ही मूव करते हो, राइट। आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही मूव करते हो और आपका क्लॉथ बहुत ज़्यादा कट जाता है, यस और नो, है कि नहीं। और वो फास्ट हो जाता है काम क्या करने से, सीजर यूज़ करने से। सो सीजर while helping us to cut a cloth is giving me the gain in speed, मतलब वो काम फास्ट करके दे रही है। विदाउट सीजर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता उस क्लॉथ को कट करने के लिए, बट सीजर को यूज़ करके हम क्लॉथ को बहुत जल्दी कट कर सकते हैं। और वो भी हमारे एफर्ट, हम लोग को हमारे फिंगर्स थोड़े से ही मूव करने हैं, ब्लेड बहुत ज़्यादा मूव हो जाएगा, यस और नो। सो एफर्ट ने थोड़ा ही डिस्टेंस कवर किया लेकिन लोड ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, मतलब हमारे सीजर्स के ब्लेड्स ने बहुत ज़्यादा मूव किया, बहुत ज़्यादा क्लॉथ कट हो गया, है कि नहीं। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल जहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस मशीन, दिस सीजर एज अ मशीन इज़ हेल्पिंग अस टू गेन इन स्पीड, ठीक है। इवन द ब्लेड ऑफ अ नाइफ मूव्स लॉन्गर, द ब्लेड ऑफ अ नाइफ So blade of a knife move longer by a small displacement of its handle। नाइफ का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, नाइफ का हैंडल को थोड़ा सा मूव करेंगे, उसके ब्लेड बहुत सारी एरिया को कट कर देंगे, है कि नहीं। सो एफर्ट कम मूव किया लेकिन लोड बहुत ज़्यादा कट हो गया, दिस इज कॉल्ड गेन इन स्पीड, है कि नहीं। हमारा काम फास्ट हो रहा है, करेक्ट है कि नहीं। सो वेल ओवरऑल मशीन के पूरे फंक्शंस को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अ मशीन कैन बी यूज्ड, राइट, टू लिफ्ट अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग अ स्मॉल एफर्ट। तो हमारा पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे कि इन लिफ्टिंग अ हैवी लोड, मशीन इज यूज्ड इन लिफ्टिंग अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग स्मॉल एफर्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा, यूजिंग अ मशीन आई कैन चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट जहाँ पे लगना था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, आई कैन चेंज इट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट, है कि नहीं। एंड ऑल्सो आई कैन
चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, एफर्ट का मैं डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, है कि नहीं। मुझे ऊपर की तरफ फोर्स लगाने को बहुत डिफिकल्ट जाएगा, मैं नीचे की तरफ फोर्स बहुत इजी से लगा सकता हूँ, एंड आई एम एबल टू लिफ्ट द लोड यूजिंग अ मशीन। सो मशीन इज हेल्पिंग मी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, right? And lastly, machine is also helping me to obtain gain in speed. मुझे gain in speed मिल रहा है, मेरा काम थोड़ा fast हो रहा है using a machine. An example in the such cases will be scissor and a knife. Yes or no? ठीक है, चलो. So let's go ahead. Now let's understand the definition of machine, right? One of the very important question, define machine. So machine is a device, right? This is a device by which we can either overcome a large resistive force at some point by applying a small force. Wow, ठीक है, हम small force लगा के एक large force को ओवरकम मतलब मूव कर पा रहे हैं, है कि नहीं। हम एक लार्ज रेजिस्टिव फोर्स, मतलब देखो स्टोन को अगर उठाना है, राइट, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, बिकॉज कंटिन्यूसली स्टोन रेजिस्ट करेगा कि मैं मूव नहीं होऊंगा। तो इतने उसने पूरे मास को, हम पूरे स्टोन के वेट को हम रेजिस्टिव फोर्स कहेंगे। वो रुका हमारे फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, हम उसको लिफ्ट करना चाहते हैं, बट उसका जो पूरा वेट है वो नीचे की डायरेक्शन में है, वो लिफ्ट नहीं होना चाहता है। तो लार्ज रेजिस्टिव फोर्स, राइट, मतलब वो लोड ही होता है, ठीक है। सो उस लार्ज रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए हम स्मॉल फोर्स लगाते हैं, है कि नहीं। सो मशीन एक ऐसी डिवाइस है बाय विच, राइट, वी कैन ओवरकम a large resistive force by applying a small force, and at some point, right, कहाँ पे, at a convenient point, and also in the desired direction, है कि नहीं, डिजायर्ड डायरेक्शन में लगा सकते हैं फोर्स। और एक चीज़ है कि मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन ऑब्टेन गेन इन स्पीड, हमारा काम थोड़ा फास्ट हो सकता है, राइट। सो 4 फंक्शंस हैं, चारों फंक्शंस को इस डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है। अब मशीन एक ऐसा डिवाइस है बाय विच वी कैन overcome a large resistive force by applying a small force at a convenient point and in the desired direction, and also by which we can obtain gain in speed, हमारा काम तो फास्ट हो सकता है। तो चारों फंक्शंस यहाँ पे आ गए। लार्ज रेजिस्टिव फोर्स को स्मॉल फोर्स लगा के करा जा सकता है लिफ्ट, कन्वीनियंट पॉइंट पे फोर्स लगाया जा सकता है, डिजायर्ड डायरेक्शन, कन्वीनियंट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा सकते हैं यूजिंग अ मशीन, एंड ऑल्सो मशीन कैन बी यूज टू ऑब्टेन गेन इन स्पीड, काम थोड़ा फास्ट हो सकता है, राइट। सो आई होप दिस मशीन का डेफिनेशन इज क्लियर, राइट। नाउ देर आर मैनी टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू द मशीन की जब हम बात करते हैं तो देर आर मैनी टर्म्स, जैसे किसी क्लॉथ की बात करेंगे तो हम उसका मटेरियल क्या है, कॉटन से बना हुआ है, सिल्क से बना हुआ है, नायलॉन से बना हुआ है, किससे, कौन सा कलर है, राइट, है कि नहीं। ये सब प्रॉपर्टीज़ होती है, हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। वैसे ही मशीन की हर एक कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं कह सकते, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं उससे एसोसिएटेड। जैसे जब कार मूव करती है तो कितने स्पीड पे है कि नहीं, कितना एक्सेलरेशन है, एवरीथिंग दोस टर्म्स आर गेट, कितना फ्यूल कंज्यूम कर रही है। वैसे ही मशीन, जब मशीन की बात हो रही है तो कुछ टर्म्स हैं जो मशीन से एसोसिएटेड है, राइट, उन टर्म्स को हम पढ़ते हैं। पहला है लोड। अब आपको पहले ही पता है लोड क्या है, राइट। लोड और एफर्ट ये दोनों आपको पहले से ही पता है। लोड क्या है, एक ऐसी चीज़ जिसको हम मूव करना चाहते हैं, राइट, लेकिन हम डायरेक्टली उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, हम तो फोर्स लगाएंगे मशीन पे और मशीन फोर्स लगाएगी जिसको लिफ्ट करना है, मतलब लोड के ऊपर, ठीक है। सो लोड क्या है, एक रेजिस्टिव, एक ऑपोजिंग फोर्स है, राइट, विच इज़ टू बी ओवरकम बाय द मशीन। मशीन काम करेगा हमारे उस रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए, लेकिन मशीन को काम कराने के लिए हमें मशीन को कुछ तो वर्क देना पड़ेगा, हमें मशीन के ऊपर कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके मशीन हमारे लोड पे फोर्स लगाएगी, है कि नहीं। सो द रेजिस्टिव और द ऑपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय अ मशीन, राइट, एक रेजिस्टिव फोर्स टू बी ओवरकम, ऐसा फोर्स जिसको हमें ओवरकम करना है, राइट, जिसको हमें उसकी जगह से हिलाना है, राइट, उसको ओवरकम करना है, तो दैट वर्क इज डन बाय द मशीन, और हम लोग मशीन पे कुछ काम करते हैं। सो वी गिव सम एनर्जी टू मशीन एंड मशीन स्पेंड दैट एनर्जी ऑन द लोड,
ठीक है। सो व्हाट इज लोड? अ रेजिस्टिव फोर्स टू बी ओवरकम, ठीक है, जिसको हमें ओवरकम करना है बाय द मशीन, राइट। एफर्ट क्या है? द फोर्स दैट यू अप्लाई, जो आप फोर्स लगाते हो उसी को एफर्ट कहते हैं। द फोर्स अप्लाइड कहाँ पे? ऑन द मशीन, नॉट ऑन द लोड, राइट। हम फोर्स लगा रहे हैं मशीन के ऊपर, मशीन फोर्स लगा रही है लोड के ऊपर, ठीक है। सो द एफर्ट अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड, हमने फोर्स लगाया मशीन पे, क्यों लगाया? बिकॉज आई वॉन्ट मशीन टू ओवरकम द लोड, to overcome the resistive force, because load is a resistive force to be overcome by the machine, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज मैकेनिकल एडवांटेज। तो अभी तक हमने जो टर्म्स पढ़े हैं, राइट, लेट मी जस्ट पुट इट ऑन दिस, राइट। ये देखो दोस्तों, सो हमने पढ़ा लोड क्या होता है, करेक्ट। सो व्हाट इज लोड? लोड एक रेजिस्टिव फोर्स है, राइट, जिसको हमें ओवरकम करना है। एफर्ट क्या है? सिंपल, एफर्ट एक एफर्ट मतलब हमने जो फोर्स लगाया उसको एफर्ट कहते हैं, राइट। फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन। एंड लोड मतलब क्या? लोड के ऊपर फोर्स कौन लगाता है? बाय द मशीन, है कि नहीं। चलो, एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। हर एक मशीन के साथ मैकेनिकल एडवांटेज वर्ड जुड़ा हुआ रहता है। मैकेनिकल एडवांटेज मशीन के बारे में बहुत कुछ बताता है, राइट। मशीन के बारे में बहुत कुछ बताता है मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। क्या है मशीन का मशीन में व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, उसको देखते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इज सिंपली अ रेशो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट, राइट। रेशो ऑफ लोड टू एफर्ट, लोड और एफर्ट का रेशो लेंगे तो जो वैल्यू आएगी, जो नंबर आएगा, राइट, उसको हम मैकेनिकल एडवांटेज कहेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इस मशीन की बात करते हैं। चलो, मान लेते हैं कि इस स्टोन का जो वेट है वो 400 है, राइट। 400 न्यूटन इसका वेट है, और ये जो मैन है इसको मूव करने के लिए हो सकता है 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है? 100 न्यूटन का, राइट। यूजिंग दिस मशीन आई एम एबल टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 400 न्यूटन by applying a force of only 100 Newton, right? So mechanical advantage of this bar will be 400 upon 100 मतलब 4, है कि नहीं। सो मैकेनिकल एडवांटेज का जो डेफिनेशन है वो कहता है लोड अपॉन एफर्ट। यहाँ पे लोड 400 का है, एफर्ट 100 का है, और इसको डिवाइड किया तो एक नंबर आया, इट इज़ 4, राइट। ये 4 जो है ये मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज है, राइट। सो जैसे यहाँ पे इस कार को लिफ्ट करने के लिए मान लेते कार जो है इसका जो वेट है वो है 1000 न्यूटन, राइट, और हम लोग ने जो फोर्स लगाया है वो 20 न्यूटन का है, राइट। सो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस मशीन इज सिंपली 1000 अपॉन 20 विच कम्स टू 50। सो 50 क्या है? 50 एक जस्ट अ नंबर है जिसको हम मैकेनिकल एडवांटेज कहेंगे। इट टेल्स मी अ वेरी गुड थिंग अबाउट द मशीन, मतलब मशीन के बारे में मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें बता रही है, राइट। जैसे यहाँ पे दोस्तों इस मशीन का मैंने मैकेनिकल एडवांटेज निकाला था, इट वाज 4, और इस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज निकाला यहाँ पे, इट वाज 50, राइट। जैक का हमने निकाला तो इट वाज 50 हमारे एग्जाम्पल केस में, राइट। सो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? इट इज़ द रेशो। किसका रेशो है? लोड टू द एफर्ट। लोड और एफर्ट का रेशो लेंगे तो उसको मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। इट इज़ जस्ट अ नंबर, इट हैज़ गॉट नो यूनिट, राइट। इसका कोई यूनिट नहीं है, जस्ट अ नंबर, राइट। अब जैसे मैकेनिकल एडवांटेज अगर मैंने कहा 4 है, राइट, इसका मतलब ये है कि 4 टाइम्स होगा हमारा लोड, है कि नहीं। हमारा जो एफर्ट है उससे 4 टाइम्स ज़्यादा होगा लोड। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट पुट इट हियर, ठीक है। सो हमारे स्टोन वाले केस में, राइट, लेट मी कंसीडर दिस स्टोन वाला केस। आई नो दैट हमारा जो स्टोन है उसका वेट 400 न्यूटन है, तो ये लोड जो है वो 400 हुआ, एंड आई अप्लाइड अ फोर्स ऑफ ओनली 100 न्यूटन, राइट। सो ये मेरा एफर्ट हुआ। सो लेट मी कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज हियर, इट इज़ 400 by 100, दैट इज़ 4। सो व्हेन आई से मैकेनिकल एडवांटेज हियर इज़ 4, करेक्ट है कि नहीं। सो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास 4 आया,
इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज 4 का ये मतलब है कि दिस मशीन इज एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, मशीन इज एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब हमारा जो लोड है वो हैवी है और हमारा एफर्ट बहुत कम है, राइट। तो मशीन ने हमारे छोटे से 100 एफर्ट को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 400 न्यूटन का फोर्स जनरेट किया टू बी अप्लाइड ऑन द लोड। आई बात समझ में? तो मैकेनिकल एडवांटेज 4 है, मतलब लोड अपॉन एफर्ट 4 है, मतलब लोड जो है वो 4 टाइम्स एफर्ट है कि नहीं। तो एफर्ट को 4 गुना मल्टीप्लाई कर दिया खुद ही, हमने तो सिर्फ 100 लगाया था, 400 हो गया, राइट। लोड के ऊपर फोर्स 400 का लग रहा है, मैंने लगाया सिर्फ 100 था लेकिन लोड के ऊपर फोर्स 400 का लग गया। व्हाट अ ग्रेट मशीन, दिस मशीन इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, हमारे छोटे से फोर्स को कुछ मल्टीप्लाई करके, मतलब एक बड़ा फोर्स बना के उन लोड के ऊपर अप्लाई करती है कि नहीं। सो दिस मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 4 है, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि आपका जो एफर्ट है वो 4 गुना हो जाएगा और वो 4 गुना होने के बाद लोड पे उतना फोर्स लगेगा, है कि नहीं। सो दिस मशीन इज अ ग्रेट मशीन, इट इज एबल टू मल्टीप्लाई योर फोर्स, राइट। सो एनी मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 100 होगा, इसका मतलब इफ यू अप्लाई एन एफर्ट ऑफ 10, अगर आपने एफर्ट लगाया 10 का, तो आपके लोड के ऊपर 1000 न्यूटन का फोर्स जनरेट होगा। वंडरफुल, राइट। सो दिस मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 100 है, इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। आई बात समझ में, राइट। बट नॉट एवरी मशीन इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, है कि नहीं। मैंने कहा था मशीन्स के कुछ फंक्शंस होते हैं, राइट। लेट मी टॉक अबाउट मशीन्स के फंक्शंस, राइट। मशीन्स का पहला फंक्शन हमने कहा था कि इट इज़ यूज टू लिफ्ट अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग स्मॉल एफर्ट, राइट। मतलब इट इज़ एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, force multiplier. Secondly, a machine is helping me to change the point, right, to change the point of application of effort, right, to a convenient point, ठीक है, convenient point. And third function of a machine was to also help us to change the direction of effort, right, in a convenient direction, right, convenient direction में हम लोग effort लगा पा रहे हैं. And lastly I told you the fourth function of a machine was to give us the gain in speed, right, to obtain gain in speed. ठीक है. सो दिस मशीन जो हैवी लोड लिफ्ट करने के लिए यूज़ होती है, उस मशीन को हम कहते हैं कि ये मशीन फोर्स मल्टीप्लायर है. और जो मशीन हमारे पास हमको काम फास्ट करके देती है, उसको बोलते हैं, उस मशीन का फंक्शन है टू गेन इन स्पीड. एंड मेनी ऑफ द मशीन्स हेल्प अस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दैट इज एफर्ट, एंड द चेंज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, मतलब एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करना में, है कि नहीं. सो हमने ये पढ़ा था, राइट. अब any machine which is a force multiplier, उस केस में जो मशीन फोर्स मल्टीप्लायर है, उस केस में जो लोड होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा एफर्ट से, है कि नहीं. फॉर एनी मशीन विच इज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर, इस केस में लोड हमेशा ज़्यादा होगा एफर्ट से. तभी तो एफर्ट कम है और लोड ज़्यादा है, कम एफर्ट से हैवी लोड लिफ्ट किया जा रहा है कि नहीं. तो अगर लोड ज़्यादा होता है एफर्ट से, राइट, कोई भी मशीन जो फोर्स मल्टीप्लायर है, वो उस केस में उसका लोड बहुत ज़्यादा होगा एफर्ट से, करेक्ट है. अगर लोड ज़्यादा है एफर्ट से, तो मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू होगी वो सोचो क्या होगी. ये वैल्यू हाई है, ये ज़्यादा वैल्यू है, और ये लो है, राइट. सो दिस इज़ गोइंग टू, जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 है तो ये 2 है, राइट. सो द आंसर इज़ 5. हो सकता है ये 11 है और नीचे 10 है, सो द आंसर इज़ 1.1, राइट. सो जो भी आपका कैलकुलेशन आएगा मैकेनिकल एडवांटेज का, वो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, मतलब मोर देन 1 आएगा. ये जो रेशो है मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट, ये मोर देन 1 होगा क्योंकि लोड ज़्यादा है एफर्ट से, है कि नहीं. तो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी मोर देन
वन, क्योंकि लोड ज़्यादा है एफर्ट में, बिकॉज द मशीन इज एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, right? There are some machines which will be used to obtain gain in speed. और जिन मशीन्स जो गेन इन स्पीड में काम करते, गेन इन स्पीड देने के लिए काम करते हैं, वो कभी भी फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम नहीं कर सकते. एनी मशीन इन दिस वर्ल्ड, आई वुड, इन दिस एंटायर यूनिवर्स, आई वुड से एनी मशीन is either a force multiplier or it is used to obtain gain in speed, मतलब speed multiplier, राइट? ऐसी कोई मशीन नहीं होगी जो फोर्स, ऐसी कोई सिंपल मशीन नहीं होगी जो फोर्स मल्टीप्लाई भी करती हो और गेन इन स्पीड भी करके दे रही है. ऐसा कुछ नहीं है, राइट? ऐसा नहीं हो सकता. आइदर यू आर अ फोर्स मल्टीप्लायर और यू आर अ स्पीड मल्टीप्लायर, दैट इज यू हेल्प अस टू गेन इन स्पीड, राइट? तो अगर आप, मैंने कहा एक मशीन है जो गेन इन स्पीड में काम करे, गेन इन स्पीड दे रही है, मतलब उसका फंक्शन गेन इन स्पीड का है, तो उस केस में लोड ज़्यादा नहीं होगा, लोड विल बी लेस देन एफर्ट, ठीक है? लेस देन एफर्ट होगा. और उस केस में अगर लोड कम है एफर्ट से, तो आप बताओ दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? लोड कम है, इट इज़ लेस, ठीक है, एंड दिस इज़ मोर, तो इट्स लाइक स्मॉल नंबर अपॉन अ ग्रेटर नंबर, राइट? तो दिस विल बी 0.2, मतलब 1 से कम हो गया, राइट? सो वी विल से द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सच मशीन्स is less than 1, है कि नहीं? Any machine whose mechanical advantage is less than 1, this machine definitely is used, right? It is being used to gain in speed, right? To gain the speed, right? और कोई भी मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 हो, तो वो मशीन फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगी, है कि नहीं? इट विल हेल्प अस टू अप्लाई स्मॉल एफर्ट, राइट, एंड मूव अ लार्ज लोड, है कि नहीं? फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगी. और जो मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा, वो ऑब्वियसली गेन इन स्पीड होगा, उसमें लोड कम होगा, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन एफर्ट ज़्यादा लगाऊंगा लेकिन काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना? एनी मशीन, यहाँ पे देखोगे एनी मशीन, जैसे हम सिंपली एक मशीन की बात करते हैं जिसमें हम पुली, एक सिंपल पुली की बात करते हैं ना. पुली क्या है? एक सिंपल व्हील है दोस्तों, ये एक सिंपल सा व्हील है जिसके सरकमफ्रेंस पे ग्रूव किया गया है, राइट? एक ग्रूव किया गया मतलब एक स्पेस है जिसके अंदर से, जिसके ऊपर से, जिसके अंदर से आउट से, कि यहाँ से एक रोप जा सकती है, राइट? रोप जा सकती है, राइट? क्या होता है फिर? यहाँ पे एक हैवी लोड है दोस्तों, राइट? इस तरह से मैंने एक बकेट ले ली जिसको मैंने वेल से उठाने की कोशिश की. इस बकेट में बहुत सारा पानी है, राइट? इस बकेट को मुझे वेल से उठाना है, करेक्ट? और तो मैं एफर्ट जो लगा रहा हूँ, मेरा जो एफर्ट है वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, राइट? इस बकेट को उठाने के लिए मुझे फोर्स ऐसे लगाना पड़ता, बट आई एम यूजिंग अ मशीन, दिस इज़ अ मशीन, राइट? दिस पुली इज़ अ मशीन, दिस मशीन इज़ हेल्पिंग मी टू अप्लाई द फोर्स हियर, राइट? एंड दैट टू इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है? आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन मैं फोर्स कितना लगा रहा हूँ, कोई बता सकता है, राइट? मैं फोर्स कम लगा रहा हूँ कि फोर्स ज़्यादा लगा रहा हूँ, राइट? मैं यहाँ पे ना ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ ना कम फोर्स लगा रहा हूँ. एक इस रोप के एक एंड पे हमारे पास ये बकेट है जिसका वेट 5 न्यूटन है, राइट? तो मुझे एफर्ट जो लगाना है वो भी 5 न्यूटन का लगाना है. तो ये मशीन बेसिकली, एक पुली जो मशीन है वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम नहीं कर रही है, क्योंकि हैवी लोड को उठाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लग ही रहा है, राइट? बस एक काम कर रही है, वो है चेंज द डायरेक्शन. मुझे अगर ये पुली नहीं होती तो मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाता. अब ये पुली है तो मैं नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ दोस्तों, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ. आ रही बात समझ में? यस और नो? तो एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन वो फोर्स उतना ही है जितना लोड है, राइट? तो यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, ना ही यहाँ पे गेन इन स्पीड है कि मैंने थोड़ी सी रोप खींच ली नीचे और पूरी बकेट वेल से ऊपर आ गई, ऐसे तो नहीं है. गेन इन स्पीड नहीं हो रहा, फास्ट काम भी नहीं हो रहा. तो यहाँ पे इस मशीन का यूज़ क्या हुआ फिर? ये जो मशीन है पुली, इसका यूज़ क्या हुआ? इसका यूज़ तो सिर्फ यही है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट नीचे से ऊपर लगाने से अच्छा मैं ऊपर से नीचे लगा रहा हूँ, विच इज़ कन्वीनियंट. आई कैन यूज़ माई वेट,
right? To make it convenient for me to pull the bucket from the well, है कि नहीं? सो हम लोग ये फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगा रहे हैं. दिस is possible using this machine. Wow. So this is the machine which is helping us to change the direction of effort, right? But कोई इसका फोर्स मल्टीप्लायर नहीं है, कोई इसका स्पीड गेन नहीं है. तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज इस मशीन का क्या होगा? Let's calculate the mechanical advantage of this machine. How much is load? It is 5 Newton. How much effort you are applying? It is 5 Newton. So what is the mechanical advantage? 1. क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोड और एफर्ट सेम है, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज इधर 1 आया. सही बात है ना? मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, और ये लोड अपॉन एफर्ट दोनों सेम ही है. दो लोड और एफर्ट तो सेम है, इस वजह से लोड अपॉन एफर्ट की जो वैल्यू आई वो 1 आई, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज 1 आया. सो ओवरऑल इन अ नटशेल आई वांट टू से दैट कोई भी मशीन, राइट, कोई भी मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज अगर मोर देन 1 है, राइट, मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 है, तो मशीन फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रही है. एनी मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम है, सो दैट इज एक्चुअली अ स्पीड मल्टीप्लायर, मतलब इट इज हेल्पिंग अस टू गेन इन स्पीड, राइट, टू ऑब्टेन गेन इन स्पीड. एंड लास्टली जो मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 है, मतलब लोड और एफर्ट सेम है, राइट, सो दैट मशीन विल बी यूज्ड ओनली टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट. ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, सो यहाँ पे हमने ये 3 कैटेगरीज मैकेनिकल एडवांटेज के ऊपर समझ ली. अच्छा, मैंने कहा मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 है, इसका मतलब यही है कि लोड ज़्यादा है एफर्ट से, तभी तो फोर्स मल्टीप्लायर है दोस्तों, राइट. और कोई भी मशीन जो स्पीड मल्टीप्लायर होगी तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 तो होगा, मतलब लोड कम होगा एफर्ट से, और लोड इक्वल होगा एफर्ट से, तो चेंज इन डायरेक्शन होगा, राइट. जितना लोड है उतना ही मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है, बट कन्वीनियंट डायरेक्शन में, आया ना? चलो, दिस इज व्हाट the mechanical advantage is telling us here. So this entire thing is same which I have just told you. Now the next important term in the machines is its velocity ratio, right? Velocity ratio क्या होता है? Velocity ratio, that is VR, ठीक है, it is simply a ratio. Again, हर मशीन के साथ एक वेलोसिटी रेशो टर्म जुड़ा हुआ है. जैसे मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी मशीन का बताता है कि उसका फंक्शन क्या होगा, वैसे ही वेलोसिटी रेशो विल ऑल्सो गोइंग टू गिव मी सम इम्पॉर्टेंट आइडिया अबाउट द मशीन. सो व्हाट इज वेलोसिटी रेशो? वेलोसिटी रेशो, इट इज़ द रेशो ऑफ वेलोसिटी, है कि नहीं? इट इज़ द रेशो ऑफ वेलोसिटी. किसका? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, राइट. वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, उसको हम वेलोसिटी रेशो कहते हैं. ठीक है, सो मैकेनिकल एडवांटेज हमने पढ़ा था, इट वाज लोड अपॉन एफर्ट, वेयर एज अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज वेलोसिटी रेशो. वेलोसिटी रेशो इज वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड. प्लीज माइंड इट, ऊपर एफर्ट है, नीचे लोड की बात हो रही है. ठीक है, वेल, अब वेलोसिटी का मतलब फॉर्मूला क्या होता है? इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम, इन द जिस मोमेंट आपने एफर्ट लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? ठीक है, उस पर मैं आता हूँ. पहले एक सिंपली एक डेरिवेशन कर लेते हैं. सो वेलोसिटी रेशो इज द रेशो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो नीचे भी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ऑफ लोड है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम. नाउ सिंस जब आप एफर्ट लगाते हो उसी समय लोड के ऊपर फोर्स लगता है, राइट. जब आप एफर्ट लगाते हो उसी समय लोड के ऊपर भी वर्क होता है, तो टाइम तो सेम ही है. ऐसा तो नहीं है कि मैंने अभी फोर्स लगाया, अभी मैंने एफर्ट लगाया और 10 मिनट बाद मशीन ने लोड पे ऊपर फोर्स लगाया, ऐसा तो नहीं है. इट वर्क्स ऑन द सेम टाइम, राइट. सो टाइम कैंसिल हो जाएगा. सो वेलोसिटी रेशो का एक और डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, है कि नहीं? सो वेलोसिटी रेशो इज द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट to the velocity of load, but it also can be said as the ratio of displacement of effort upon displacement of load. effort ऊपर, load नीचे. ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया है, राइट. सो कमिंग टू
velocity ratio. It is simply a ratio of velocity of effort to velocity of load. Now since you know velocity of load is a displacement of load upon time and velocity of effort is also displacement upon time, इनका रेशो लिया तो ये कैंसिल हो जाता है and we have displacement of load upon displacement of effort upon displacement of load. So velocity ratio is also defined as the ratio of displacement of effort to the displacement of load. ठीक है, ये वेलोसिटी रेशो हुआ. आई होप इतना क्लियर है. अब वेलोसिटी रेशो को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं. क्या कह रहा है? एक अ मशीन इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज मोर देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ये ज़्यादा है. मान लेते हैं कि ऐसी मशीन है कि लोड बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, एफर्ट कम मूव कर रहा है. ठीक है, इन दैट केस ये रेशो का वैल्यू क्या आएगा? वी आर का वैल्यू क्या आएगा? सोचो. ठीक है, वेलोसिटी रेशो की क्या वैल्यू आएगी? अगर ये हाई है, ये ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज़्यादा है, जैसे सीजर के केस में, राइट, क्लॉथ बहुत ज़्यादा कटता है लेकिन एफर्ट बहुत कम मूव करता है. ठीक है, मेरे एफर्ट जो मैंने लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है लेकिन लोड मतलब वो जो ब्लेड्स है, राइट, क्लॉथ के ऊपर बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, राइट, क्लॉथ बहुत ज़्यादा कट हो जाता है. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट से, राइट. दिस इज़ मोर एंड दिस इज़ लेस, राइट. सो इट्स लाइक 2/10, राइट, इट्स लाइक 2/10. तो इससे जाहिर होता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट से तो ऑब्वियसली वेलोसिटी रेशो हमारा वेलोसिटी रेशो क्या होगा? अरे ज़्यादा है तो क्या होगा? लेस देन 1 होगा कि मोर देन 1 होगा? क्या होगा वेलोसिटी रेशो? इट इज़ गोइंग टू बी लेस देन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है ना. किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 हो गई. और वैसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज़्यादा कम है, मान लो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम है, डिस्प्लेस ऑफ एफर्ट ज़्यादा है, तो उस केस में वेलोसिटी रेशो मोर देन 1 हो जाएगा. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इक्वल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट के, तो वेलोसिटी रेशो की वैल्यू इक्वल टू 1 आएगी. ठीक है, अब जो भी मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज जिसका वेलोसिटी रेशो लेस देन 1 है, वेलोसिटी रेशो लेस देन 1 है, मतलब लोड ज़्यादा मूव कर रहा है और एफर्ट कम मूव कर रहा है. ठीक है, इस केस में हमारी जो मशीन होगी दैट विल बी यूज्ड टू जस्ट, इस मशीन का जो काम होगा दैट विल बी यूज्ड टू ऑब्टेन गेन इन स्पीड. ठीक है, वेलोसिटी रेशो की वैल्यू देख के मैं बता सकता हूँ ये मशीन किस काम की है. क्या ये फोर्स मल्टीप्लायर है, क्या ये स्पीड मल्टीप्लायर है? तो यहाँ पे याद रखना लेस देन 1 के लिए इट इज़ स्पीड मल्टीप्लायर. मोर देन 1 होगा मतलब एफर्ट, लोड कम मूव कर रहा है, एफर्ट बहुत मूव कर रहा है. ठीक है, पत्थर थोड़ा सा ही हिला अपनी जगह से हिला, राइट, जो लोड है वो कम हिला अपनी जगह से, करेक्ट, लेकिन एफर्ट हमने बहुत लगाया, हमारा एफर्ट बहुत मूव किया, लोड थोड़ा सा मूव किया. इस केस में ये जो मशीन है जिसमें ऐसा हो रहा है, डेफिनेटली दिस मशीन इज एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर. ठीक है, एंड DL इज इक्वल टू DE, मतलब जितना लोड मूव करता है उतना ही एफर्ट मूव कर रहा है. एफर्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है और लोड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है. सो दिस मशीन का जो फंक्शन है इट इज़ यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट. आए बात समझ में? सो इन अ नटशेल, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको सिखाया कि मैकेनिकल एडवांटेज के समय तो वैसे ही वेलोसिटी रेशो के समय भी सेम है, राइट. सो वेलोसिटी रेशो और मैकेनिकल एडवांटेज ऑलमोस्ट दे गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द मशीन. सो वेलोसिटी रेशो अगर मोर देन 1 है, राइट, सो अगेन द मशीन इज अ फोर्स मल्टीप्लायर. वेलोसिटी रेशो लेस देन 1 है तो अगेन स्पीड मल्टीप्लायर. वेलोसिटी रेशो इक्वल टू 1 है तो मशीन का काम ही है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट. ठीक है, तो कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है. मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशो दोनों ही सेम वैल्यूज़, दोनों की जो वैल्यूज़ है वो सेम चीज़ें बताती है, ऐसा उल्टा नहीं है. MA मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 तो फोर्स मल्टीप्लायर हुई मशीन. VR मोर देन 1 तो भी फोर्स मल्टीप्लायर हुई मशीन. आई बात समझ में? अब एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो मशीन मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशो है, ये दोनों
जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाती है, ठीक है, इन दोनों में से जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो चेंज होता है, बट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी रेशो रिमेन्स कांस्टेंट। मैकेनिकल एडवांटेज कोई भी मशीन का, राइट, इट कीप्स चेंजिंग, राइट, इट कीप्स चेंजिंग, दिस विल चेंज विथ टाइम। मशीन पुरानी हो जाएगी तो थोड़ा उतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगी जितना न्यू मशीन एफिशिएंटली काम करती है, बट वेलोसिटी रेशो तो हमेशा ही सेम रहता है। ये कभी भी किसी भी मशीन का चेंज नहीं होता, चाहे उस मशीन को 10 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस मशीन बरोबर से ऑपरेट नहीं कर रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब प्रॉपरली उतना आउटपुट नहीं दे रही है मशीन का, एक्चुअली जो कैपेसिटी है उतना काम नहीं हो रहा है, फिर भी उस केस में हम कहेंगे मैकेनिकल एडवांटेज तो मशीन का कम हो चुका है, राइट। लेकिन वेलोसिटी रेशो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता, वो सेम रहता है। क्योंकि आप खुद सोचो, मैकेनिकल वेलोसिटी रेशो क्या बोल रहा है? वो बोलता है एफर्ट कितना मूव करेगा एंड लोड कितना मूव करेगा। तो मशीन को ऑपरेट करने के लिए एफर्ट तो हमें उतना ही लगाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कि 10 साल बाद खाली मशीन को इतना मूव किया तो मशीन चालू हो जाती है। मशीन को चालू करने के लिए उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो तो हमेशा ही उतना लगेगा। और मशीन अगर रॉड को हमने 10 यहाँ से नीचे किया तो वो रॉड वहाँ से ऊपर भी होने ही वाली है, येस और नो, उतना ही ऊपर आएगी जितना यहाँ से नीचे जाएगा। जितना यहाँ से नीचे जाएगा उसी हिसाब से उतना ही वो ऊपर आएगी, जैसे भी मशीन का डिज़ाइन होगा, राइट। सो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट और लोड का डिस्प्लेसमेंट कभी भी लाइफ में चेंज होता नहीं है, राइट। एफर्ट का स्पीड, एफर्ट का वेलोसिटी और लोड का वेलोसिटी कभी भी चेंज होता नहीं है। इज दिस क्लियर? लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होता है, राइट, क्योंकि और बहुत टाइम होने के बाद वो मशीन का डिज़ाइन इस तरह से होगा कि कुछ टाइम बाद उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी जो जितनी न्यू मशीन में रहती है। रस्ट चढ़ जाती है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, ये सब मशीन्स में बहुत ज़्यादा। हम लोग को मशीन्स को कंटिन्यूसली ऑयलिंग करनी पड़ती है, जैसे आप अपने साइकिल के गियर को ऑयलिंग करते हो, राइट। सो इट कीप्स द मशीन मूविंग्स वेरी स्मूथली, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद इट लूजेज इट्स एफिशिएंसी, ठीक है। अभी वर्ड आया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब हाउ नाइसली यू आर वर्किंग। जैसे मैंने अगर एग्ज़ाम में 100% लाया तो आई एम 100% एफिशिएंट। अगर मैंने मेरी एफिशिएंसी 10% कम हो गई, जितना भी मैंने पढ़ा उसका 10% कम लिख पाया, राइट, तो 90% मुझे स्कोर मिला, तो मेरा एफिशिएंसी 90% है कि नहीं। सो एफिशिएंसी की बात करते हैं, राइट। व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन के लिए एक और टर्म आया एफिशिएंसी। नाउ एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन जानने से पहले हम लोग दो टर्म्स और डिफाइन करेंगे। पहला वर्क इनपुट, ठीक है, एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट वर्क आउटपुट, ठीक है। सो वर्क इनपुट क्या होता है? किसी भी मशीन का वर्क इनपुट वर्क क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। वर्क इनपुट मतलब क्या? मशीन इनपुट मतलब क्या? जो हम दे रहे हैं। इनपुट मतलब जो हम देंगे, हम एफर्ट देंगे, एफर्ट जो काम करेगा, दैट इज़ वर्क इनपुट। वर्क डन बाय एफर्ट, राइट। मशीन को इनपुट देना, इनपुट हम देंगे तभी तो मशीन आउटपुट देगी, है कि नहीं। तो हम इनपुट में जब बात कर रहे हैं तो एफर्ट की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ सिंपली वर्क डन बाय एफर्ट, ठीक है। एंड व्हाट इज वर्क आउटपुट? इट इज वर्क डन ऑन लोड, ठीक है, बाय द मशीन, वो तो पता ही है, आई बात समझ में। सो वर्क कैलकुलेट कैसे करता है, राइट। वर्क का फॉर्मूला क्या है सबको पता है। चैप्टर नंबर 2 वर्क पावर एनर्जी में हमने वर्क की फॉर्मूला पढ़ी थी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो वर्क इनपुट जो है वो एक्चुअली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स क्या होता है? इनपुट में फोर्स होता है एफर्ट, हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं उसको एफर्ट कहते हैं, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, करेक्ट। वैसे ही वर्क आउटपुट क्या होगा? वर्क की फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है आउटपुट में? आउटपुट में जो फोर्स लगता है वो लोड होता है, उसको लोड कहते हैं, राइट। जो मशीन काम करती है, राइट, फोर्स अप्लाइड बाय द मशीन, राइट, कितना, उसको लोड कहते हैं। सो इट इज़ लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, क्योंकि वर्क की फॉर्मूला है F इंटू एस। तो ये रहा F, ये रहा S, वैसे ही F इंटू S, ये रहा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज़ योर वर्क इनपुट एंड दिस इज़ योर वर्क आउटपुट। आप मशीन को इतना इनपुट देते हो
और मशीन आपको इतना आउटपुट देती है। मशीन को आपने कितना वर्क किया, मशीन के ऊपर आपने कितनी एनर्जी स्पेंड की, ठीक है, मशीन ने आपको कितनी एनर्जी दी, राइट। जो मशीन के ऊपर आपने जो काम किया दैट इज़ वर्क इनपुट। मशीन ने जो लोड के ऊपर काम किया, राइट, दैट इज़ वर्क आउटपुट। इज दिस क्लियर नाउ? वेल इट्स सिंपली आपने इट्स लाइक आपने जितनी पढ़ाई की और आपको स्कोर कितना मिला, ठीक है। आपने पढ़ाई की 100%, आपको स्कोर मिला 90%, ठीक है, समझ रहे हो? तो इनपुट था 100%, आउटपुट आया 10%। हमारी बात समझ, बिकॉज मेनी फैक्टर्स अदर प्ले रोल। तो इतना तो इनपुट वर्क मतलब क्या, वर्क डन बाय अस ऑन द मशीन, एंड व्हाट इज आउटपुट वर्क, वर्क डन बाय मशीन ऑन द लोड के ऊपर जो वर्क कर रही है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म की हमारे एसोसिएटेड, इससे हम बात करेंगे एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, एफिशिएंसी का मतलब है इट इज़ सिंपली हाउ मच वर्क इज़ ऑब्टेन्ड, कितना वर्क आपको मिला, ठीक है, बेस्ड ऑन आपने कितना काम किया, ठीक है। आपने जितना काम किया, ठीक है, उस बेसिस पे मशीन ने आपको कितना वर्क करके दिया। सो आपने अगर मशीन को 120 जूल्स की एनर्जी प्रोवाइड की और मशीन ने आपको 200 जूल्स की एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है, सॉरी 200 तो नहीं, 100 जूल्स की एनर्जी प्रोवाइड की, तो हम लोग इससे मशीन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, राइट। मशीन के ऊपर आपने एनर्जी कितना दिया, 120 जूल्स, और मशीन ने आपको आउटपुट में कितना एनर्जी दिया, 100 जूल्स, ठीक है। एनर्जी की बात करें, फोर्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है, एनर्जी की बात कर रहे हैं, वर्क की बात कर रहे हैं। सो आपने मशीन के ऊपर 120 जूल्स का वर्क किया और मशीन ने आपको आउटपुट में 100 जूल्स का वर्क दिया, दैट्स अमेजिंग, दैट्स गुड, ठीक है। ये आपने मशीन को 100 जूल्स का वर्क दिया और मशीन ने लोड के ऊपर, मशीन ने आउटपुट में आपको 90 जूल्स का वर्क दिया, तो हम कहेंगे मशीन की एफिशिएंसी 90% है। आई बात समझ में? सो एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है। सो एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन, दोस्तों, एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन इज कैलकुलेटेड, efficiency is denoted like this. Efficiency is work, it is work output based on work input. आई बात समझ में? सिंपली वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट होने की वजह से अगर मैंने मशीन के ऊपर 100 जूल्स का इनपुट वर्क दिया और मशीन ने मुझे 90 जूल्स का वर्क दिया, तो मैं कहूँगा मशीन की एफिशिएंसी जो है वो 90% है या 0.9 है, जो भी मुझे कहना है, राइट। 90% एंड 0.9 आर सेम। आई बात समझ में? एनी डाउट यहाँ पे? मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट। से आपको क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का था और आपने उसमें से कितना स्कोर किया। यू गेव एन एग्जाम ऑफ 600 मार्क्स एंड यू गॉट 500 मार्क्स, सो दैट्स योर एफिशिएंसी, 500 अपॉन 600। आई बात समझ में आप लोगों को? है कि नहीं? या उसी तरह से एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन भी होती है, राइट। मशीन की भी एफिशिएंसी मेजर कितना अच्छे से काम करे। न्यू मशीन की एफिशिएंसी बहुत होती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर एफिशिएंसी कम होती जाती है। यस और नो? तो चलो लेट्स डू द डेरिवेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स, राइट, एंड इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है, तो इसको करते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं आई जस्ट डू इट हियर, ठीक है, आई जस्ट डू इट हियर। यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट इज़ एफिशिएंसी अगेन। एफिशिएंसी इज वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ओके, सो एफिशिएंसी परसेंटेज में आ गई, ये परसेंटेज में होगा, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। सो कितना होगा? वर्क आउटपुट क्या होता है? किसी को पता है वर्क आउटपुट क्या होता है? अभी तो हमने डिस्कस किया था वर्क आउटपुट क्या होता है। आउटपुट में मशीन आउटपुट में कितना वर्क करती है, राइट। सो इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड यूजिंग लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, है कि नहीं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आउटपुट में फोर्स लोड होता है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डीएल होता है, उसको डीएल कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। एंड वर्क इनपुट क्या होता है? इनपुट में हम एफर्ट देते हैं, हम खुद मेहनत करते हैं, हमारा फोर्स मतलब एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, है कि नहीं? तो यहाँ से अपन ने एफिशिएंसी निकालेंगे। लोड यहाँ पे हमको मिला लोड अपॉन एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। नाउ क्या आपको लोड अपॉन एफर्ट पहचाना हुआ लग रहा है?
रेशो ऑफ लोड और एफर्ट को क्या कहते हैं? लोड और एफर्ट के रेशो को हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, राइट, मैकेनिकल एडवांटेज। एंड व्हाट इज डीएल अपॉन डीई? आप सबको पता है वेलोसिटी रेशो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, लेकिन यहाँ पे तो इसका रेसिप्रोकल है, तो मैं इसकी जगह पे लिखूंगा 1 अपॉन वी आर। ठीक है, वी आर होता है डी ई अपॉन डी एल, यहाँ पे डी एल अपॉन डी ए, मतलब ये वी आर नहीं है, ये 1 अपॉन वी आर है, इसलिए एफिशिएंसी यहाँ पे हमारे पास आई एम ए अपॉन वी आर। एफिशिएंसी आ गई एम ए अपॉन वी आर। किसी को डाउट है यहाँ तक? सो दिस इज दैन एक्सप्रेशन जो आपको एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप दे रहा है बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशो। ये बोर्ड में बहुत बार बोलते हैं, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर अ सिंपल मशीन विच रिलेट्स एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशो। ठीक है, यहाँ से आई कैन कंक्लूड दैट मैकेनिकल एडवांटेज इज एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशो। आया बात समझ में? मैकेनिकल एडवांटेज इज एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशो। आई होप इतना सबको क्लियर है, राइट? दिस इज अ इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, सो हमने एफिशिएंसी का बेसिक डेफिनेशन यूज़ किया, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, अपन ने वर्क के फॉर्मूलेस लिख दिए, एंड देन आई सॉ, अरे वाह, एल अपॉन ई एम ए होता है और डी एल अपॉन डी ई तो 1 अपॉन वी आर होता है, राइट? उससे हमने ये डेरिवेशन किया। सच ए स्मॉल क्वेश्चन इट इज, राइट? ठीक है, सो लेट्स कम टू दिस हमारा चैप्टर में। सो यहाँ पे हमने मेजोसिटी रेशो के बारे में भी पढ़ लिया काफ़ी। देन वी स्टडीड वर्क इनपुट। वर्क इनपुट क्या होता है? इट इज़ द वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट। ठीक है, एंड इट इज़ गिवन बाय, दोस्तों, इट इज़ गिवन बाय एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, राइट? एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। व्हाट इज़ वर्क आउटपुट? द वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड। ठीक है, उसको कहते हैं वर्क आउटपुट। एफिशिएंसी क्या होता है? इट इज़ वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क। ठीक है, सो एफिशिएंसी इज़ वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। वेल, इसका जो रेशो निकाला था हमने जस्ट अभी, सो सिंस हम लोग सिर्फ फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, राइट? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे दोस्तों, ये परसेंटेज में नहीं, ये तो सिंपली एफिशिएंसी है। इसको इंटू 100 किया तो ही परसेंटेज में आएगा, राइट? सो इंटू 100 किया तो ही परसेंटेज में आएगा, सो इंटू 100, सो दिस वैल्यू विल बी इन परसेंटेज, मतलब ये परसेंटेज पे आएगा। करेक्ट है? वेल, ठीक है, नॉट रियली दैट आउट ऑफ दैट रियली ऑफ अ कंसर्न। ठीक है, सो वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इंटू 100%, दैट्स गोना बी एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी का यूनिट क्या है? देयर इज नो यूनिट। वेलोसिटी रेशो का यूनिट क्या है? नो यूनिट। मैकेनिकल एडवांटेज का यूनिट क्या है? नो यूनिट। मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, मतलब फोर्स अपॉन फोर्स, न्यूटन अपॉन न्यूटन, कैंसल, नो यूनिट। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी रेशो, इट इज़ द रेशो ऑफ वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, मतलब वही मीटर पर सेकेंड, कैंसल, सो नो यूनिट। एंड मैकेनिक एफिशिएंसी इज एम ए अपॉन वी आर, एम ए का भी कोई यूनिट नहीं, वी आर का भी कोई यूनिट नहीं, या ऐसे भी समझ सकते हैं एफिशिएंसी इज वर्क अपॉन वर्क, सो जूल्स अपॉन जूल्स, ये भी कैंसिल हो गया, तो इट हैज़ गॉट नो यूनिट। ठीक है, नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंटली द प्रिंसिपल ऑफ मशीन। मशीन का प्रिंसिपल क्या है, राइट? ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज द मशीन वर्किंग, राइट? सो यहाँ पे इतना ही है मशीन में कि जितना आप इनपुट एनर्जी दोगे, राइट, आप जितना भी आप इनपुट एनर्जी दोगे मतलब वर्क डन बाय द एफर्ट। इनपुट में आप कितना वर्क कर रहे हो, कितना एनर्जी दे रहे हो, सो इट इज सिंपली एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, राइट? और आउटपुट एनर्जी क्या बोल रही है? सो प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन कह रहा है, देखो दोस्तों यहाँ पे, कि आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी फॉर द आइडियल मशीन। मशीन अगर आइडियल है तो जितना आप इनपुट में काम करोगे उतनी एनर्जी आपको आउटपुट में मिलेगी। जितना इनपुट में एनर्जी है उतना ही आउटपुट में एनर्जी है। ठीक है, अगर आउटपुट में एनर्जी 120 जूल्स मिला तो आपने पक्का इनपुट में भी 120 जूल्स दिया होगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका पूरा का पूरा वर्क, आपकी पूरी की पूरी एनर्जी यूज़ हो गई, ऐसा तो नहीं है, राइट? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, जो भी आप एनर्जी मशीन को देते हो, उसमें से थोड़ी सी एनर्जी तो मशीन खुद को रन करने में खर्च कर देती है, राइट? तो मैंने अगर आपको 120 जूल्स की एनर्जी प्रोवाइड की, किसी मशीन को 100 जूल्स की एनर्जी प्रोवाइड की, तो मैक्सिमम वो 100 जूल्स दे सकती है आइडियल केस में, जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली,
राइट। तो हर मशीन का आउटपुट एनर्जी, आउटपुट वर्क कम होता है इनपुट वर्क से। एंड ऑब्वियसली बात है, क्योंकि थोड़ा सा तो ऐसा होगा जो मशीन के पार्ट्स को रन करने में यूज़ हो गया। आर यू गेटिंग इट? सो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आई एट फूड, मैंने खाना खाया एंड मेरे खाने ने हो सकता है 100 जूल्स की एनर्जी प्रोड्यूस की। अब वो 100 जूल्स की एनर्जी प्रोड्यूस की तो आई कैन डू अ वर्क ऑफ 100 जूल्स, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी इज़ बीन यूज टू रन माई इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी लग रही है, और बाकी की एनर्जी इट इज़ आई कैन यूज़ इट टू डू सम एक्सटर्नल वर्क। मैं कुछ आउटसाइड में कुछ काम कर सकता हूँ, है कि नहीं? सो वैसे ही मशीन का होता है। आप जितना भी एनर्जी दोगे, थोड़ा सा एनर्जी मशीन अपने लिए एब्जॉर्ब कर लेगी, अपने पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन है उन सबको ओवरकम करने के लिए यूज़ करेगी, और बाकी का आपको सारा का सारा मिल जाएगा टू टू डू इट ऑन द लोड के ऊपर वर्क करने के लिए। ठीक है, ठीक। सो what is somebody ask you what is principle of machine, you just have to say the output energy is equal to input energy for the ideal machine. So देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, when energy is supplied to the machine by applying effort, it overcomes the load by doing some useful work. ठीक है, आप जो भी एनर्जी सप्लाई करते हो, आपने जो एनर्जी सप्लाई की मशीन को, ठीक है, एफर्ट लगा के, तो वही जो मशीन है उसने वही वर्क लोड के ऊपर किया, बट वो पूरा वर्क उतना नहीं था, यूजफुल वर्क था। ठीक है, इट डज सम यूजफुल वर्क ऑन द लोड। ठीक है, द पॉइंट एट विच द एनर्जी इज सप्लाइड टू द मशीन बाय अप्लाइंग द एफर्ट इज कॉल्ड एफर्ट पॉइंट। ठीक है, एंड द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय ओवरकमिंग द लोड इज कॉल्ड लोड पॉइंट। ठीक है, मशीन लोड के कौन से पॉइंट पे एनर्जी लगाती है उसको लोड पॉइंट कहते हैं। हम मशीन के कौन सी पॉइंट पे एफर्ट लगा रहे हैं उसको एफर्ट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, सो फॉर एनी आइडियल मशीन द प्रिंसिपल ऑफ मशीन इज आउटपुट एनर्जी इक्वल्स टू इनपुट एनर्जी। द यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन कैन नेवर बी ग्रेटर देन द वर्क डन ऑन द मशीन। आप एनर्जी क्रिएट कर पाओगे क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो आपने जितनी मशीन को एनर्जी दी उससे ज़्यादा एनर्जी आपको आउटपुट में नहीं मिलेगी। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फोर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। ठीक है, otherwise it will violate the principle of conservation of energy. Therefore no machine can ever have an efficiency greater than 1. efficiency 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आउटपुट वर्क कभी भी इनपुट वर्क से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब 100% से एफिशिएंसी ज़्यादा होती नहीं है, राइट? आइडियल मशीन के लिए इज दैट वेर इज देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन एनी मैनर, हेंस द वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट। ठीक है, बट फॉर द एक्चुअल मशीन द आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस। आउटपुट एनर्जी जो होती है वो लेस होती है, राइट? हम ज़्यादा काम करते हैं, आउटपुट में थोड़ा कम मिलता है, राइट? इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट एनर्जी, इंडिकेटिंग देर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। मशीन को काम कराने के समय कुछ तो एनर्जी लूज हुई है, कुछ उसके पार्ट्स को रन करने के लिए। द लॉस ऑफ एनर्जी इज मेनली ड्यू टू द मूविंग पार्ट्स, राइट? जो मशीन के मूविंग पार्ट्स हैं उनके ऊपर हमारी थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, या ऐसे समझो यूज़ हो जाती है टू स्टार्ट इट्स वर्किंग। ठीक है, कोई भी मशीन के ऊपर जो भी पार्ट्स होते हैं वो वेटलेस या फ्रिक्शनलेस तो नहीं होते हैं। सो दीज आर द टू मेन रीजंस। ठीक है, सो देर इज द मूविंग पार्ट्स इन इट आर नाइदर वेटलेस नॉर स्मूथ, मतलब फ्रिक्शनलेस। ठीक है, मशीन के ऊपर कुछ स्ट्रिंग यूज़ हो गई होगी तो उसका भी तो वेट होगा, उसको भी तो लिफ्ट करने के लिए थोड़ा सा वर्क यूज़ हो गया, हमारी एनर्जी यूज़ हो गई होगी, राइट? द स्ट्रिंग इन इट इज़ नॉट परफेक्टली इलास्टिक ऑल्सो, राइट? स्ट्रिंग जो है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, राइट? वो स्ट्रिंग जो है वो कुछ ऑपोजिंग फोर्स देती है जिसको ओवरकम करना होता है उसको स्ट्रेच करने के लिए। ठीक है, एंड इन डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड, सारे टाइट नहीं होते हैं, मतलब कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफ़र भी नहीं होता एक व्हील से दूसरे व्हील तक, इस तरह से कुछ। ठीक है, सो दीज आर द बेसिकली 3 मेन रीजंस दैट वाई एन एक्चुअल मशीन डज नॉट हैव अ 100% एफिशिएंसी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, तो ये लिखा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मूविंग पार्ट्स इन इट, जो भी पार्ट्स हैं मशीन के, वेटलेस नहीं है और स्मूथ भी नहीं है, मतलब फ्रिक्शनलेस भी नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज जो भी स्ट्रिंग्स यूज़ हो रही है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, उनको खींचने के लिए देयर इज सम ऑपोजिंग फोर्स दैट वी हैव टू ओवरकम। ठीक है, एंड लास्टली हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन है परफेक्टली रिजिड नहीं है,
सब फिक्स है अपनी जगह पर, नहीं, थोड़ा स्पेस रहता है ताकि दे आर एबल टू मूव इट। ठीक है, चलो। सो एनर्जी लॉस्ट इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, दो मशीन के पार्ट्स जब मूव होते हैं तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन को ओवरकम करना है, राइट, उसमें हमारी सप्लाई की हुई एनर्जी थोड़ी यूज़ हो जाती है। इसलिए एनर्जी सप्लाइड एंड द एनर्जी ऑब्टेन्ड आर ऑलवेज डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। ठीक है, एनर्जी ऑब्टेन्ड इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी इज लेस, आउटपुट वर्क इज लेस देन द इनपुट वर्क। ठीक है, इफ द मशीन इज 80% एफिशिएंट, इट सिंपली मीन्स 80% ऑफ द एनर्जी दैट यू सप्लाई इज व्हाट यू गेट एट द आउटपुट। आपने जितना भी काम किया उसका 80% ही आपको मिलेगा। आई बस 20% इज यूज to overcome the different frictions and elastic force and all those things। ठीक है, उस सबको ओवरकम करने के लिए, मशीन को चलाने के लिए बेसिकली 20% खर्च हो गया, बाकी 80% आपको मिल गया, राइट, ऑन द लोड। ठीक है, सो रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल वेलोसिटी रेशो हमने ये अभी पढ़ लिया। ये देखिए, वर्क इनपुट होता है एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, वर्क आउटपुट होता है लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, एंड एफिशिएंसी का फॉर्मूला को सबको पता है, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क, मतलब एल इंटू डी एल अपॉन ई इंटू डी ई। इसमें लोड अपॉन एफर्ट तो एम ए होता है, लोड अपॉन एफर्ट तो एम ए होता है, और डी एल अपॉन डी ई एक्चुअली वी आर होता है, डी ई अपॉन डी एल, तो ये हो गया 1 अपॉन वी आर। ठीक है, इसलिए एम ए इज़ वी आर इंटू एन, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन कर दिया। थर्स, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन इज इक्वल टू द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन। और एक तरीका है मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करने का, इट इज़ वेलोसिटी रेशो इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, वेलोसिटी रेशो इंटू एफिशिएंसी। नाउ यहाँ पे आपको ये नोट पढ़ना है, फॉर एन आइडियल मशीन, ठीक है, वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट, सो द एफिशिएंसी इज 1। आइडियल मशीन के लिए जितना इनपुट वर्क है उतना ही आउटपुट वर्क है, तो एफिशिएंसी 1 हो जाती है। एंड द मैकेनिकल एडवांटेज इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वेलोसिटी रेशो। देखो इधर, अगर एफिशिएंसी 1 हो गया, एफिशिएंसी 100% हो गया, 1 हो गया, तो एम ए और वी आर सेम आएगा, येस और नो। जितना एम ए होगा दोस्तों उतना ही वी आर होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। आइडियल मशीन के लिए एम ए जितना होता है उतना ही वी आर होता है। किसी ने बोला मेरी मशीन का एम ए 4 है, तो वी आर आइडियल मशीन है तो वो 4 ही होगा। ठीक है, एम ए और वी आर हमेशा सेम होते हैं फॉर एन आइडियल मशीन। फॉर एन आइडियल मशीन वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट, सो एफिशिएंसी इज 1, एंड देयरफॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है यहाँ पे, देयरफॉर आई वुड से द मैकेनिकल एडवांटेज इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेलोसिटी रेशो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफ़ी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस मैकेनिकल एडवांटेज फॉर ऑल प्रैक्टिकल मशीन्स इज ऑलवेज लेस। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशो के बराबर नहीं होता, उल्टा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू एफिशिएंसी की 1 हो सकती है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करना है किसी भी प्रैक्टिकल मशीन का, तो उसके वेलोसिटी रेशो को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना है। बट जो एफिशिएंसी है वो 100% तो आइडियल मशीन के लिए होती है, बाकी के लिए 90% हो सकती है, या 80% हो सकती है, या 70% हो सकती है। जो भी होगा उसको वी आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कम ही वैल्यू आएगी ना। ठीक है, मान लो किसी मशीन का वेलोसिटी रेशो 10 है, उसको 0.9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज कम ही होगा वेलोसिटी रेशो के। मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशो फॉर आइडियल मशीन, एंड फॉर प्रैक्टिकल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन द वेलोसिटी रेशो। ठीक है, सो एम ए इज ऑलवेज लेस देन वी आर फॉर एनी प्रैक्टिकल मशीन। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। बिकॉज क्यों ऐसा? क्योंकि एफिशिएंसी लेस देन 1 है। आई बात समझ में, 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, तो किसी भी नंबर को 0 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू छोटी ही हो जाएगी। सो मैकेनिकल एडवांटेज का आंसर छोटा आएगा। इज दिस क्लियर? सो वेल, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में अभी आपको यहाँ पे जो पढ़ा चुका हूँ उसको लिखता हूँ। आइडियल मशीन के लिए पहले तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मशीन में हमने कहा था आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी फॉर अ आइडियल मशीन। ठीक है, आइडियल मशीन के लिए होता है। अगर आउटपुट एनर्जी, अच्छा ये कभी पॉसिबल है क्या? आउटपुट एनर्जी या वर्क आउटपुट इज मोर देन वर्क इनपुट, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। करेक्ट है दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? सिंपल सी बात है, आपने जितनी एनर्जी उससे ज़्यादा एनर्जी आपको आउटपुट में कभी नहीं मिल सकती। ठीक है, सेकेंड केस में हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी। आइडियल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज और वी आर हमेशा सेम होता है। ठीक है, एक्चुअल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज
हमेशा हमेशा लेस होता है वी से, ठीक है, क्योंकि सबको पता है एम जो होता है वो वी आर इंटू एफिशिएंसी होता है, ठीक है। एंड एफिशिएंसी, ये जो एफिशिएंसी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। बाकी सब केस में प्रैक्टिकली एफिशिएंसी लेस देन 1 होता है। प्रैक्टिकल मशीन के लिए, एक्चुअल मशीन के लिए एफिशिएंसी लेस देन 1 होती है, आइडियल मशीन के लिए एफिशिएंसी 1 होता है, मतलब 100% होता है, राइट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हम लोग ने अभी भी पढ़े, यही इंपॉर्टेंट देता था। और हमने 3 रीजंस भी पढ़े थे क्यों मशीन का वर्क, एक्चुअल मशीन का जो वर्क आउटपुट है वो कम होता है, मतलब कम क्यों होता है, आउटपुट में कम वर्क क्यों मिलता है इनपुट से, ठीक है, बराबर क्यों नहीं मिलता, जितना एनर्जी सप्लाई किया उतना ही एनर्जी क्यों नहीं मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है। सो इसका मेन रीज़न हमने कहा था, तो मशीन के पार्ट्स हैं दे आर नॉट कम्प्लीटली वेटलेस, ठीक है, और स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस तो नहीं है, उनमें कुछ फ्रिक्शन है। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था, जितने भी स्ट्रिंग्स हैं मशीन में ये कम्प्लीटली इलास्टिक नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट कम्प्लीटली इलास्टिक। तीसरा, द पार्ट्स ऑफ द मशीन्स आर नॉट रिजिड, ठीक है, ये 3 रीजंस याद रखेंगे। और मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो आपने सप्लाई की वो उस जो वेस्टेज ऑफ द एनर्जी है, मतलब आपने 80% अगर हम कह रहे हैं एफिशिएंसी है तो 20% आपकी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है या ऐसे समझो मशीन को ऑपरेट करने में यूज़ हो रही है, उसमें से मेजर पार्ट फ्रिक्शंस में यूज़ हो जाता है। मशीन के पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शंस होता है ना, तो वो फ्रिक्शंस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। दैट्स इट, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। इसको अब अभी अच्छे से रीड करें, इट्स गोना बी वेरी सिंपल फॉर यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम पुली के बारे में बात करेंगे। इट इज़ द काइंड ऑफ मशीन जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, उसको हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। चलो बाय बाय।